मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की ब्यूटी है कि छोटे चीरे होने की वजह से लेस टिश्यू डैमेज होता है, दर्द की गोलियां कम लगती हैं, पेशेंट अगले दिन ही बेड से उठ जाता है और जल्दी अपने काम और वॉक एंड उस पे सारा वो रिहैब पे चला जाता है। जो मरीज किसी ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, ऐसे मरीजों को आप कैसे ट्रीट करते हैं? पहले पेशेंट को पूरा फॉलोअप उनके साथ रखते हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी है, जब कुछ नहीं होता फिर हमें करना पड़ता है। बट इफ़ पेशेंट के पास टाइम है, लेट्स से 1-2 दिन है, तो हम उसको इंसुलिन पे डाल के, शुगर की दवाइयों पे डाल के उसको नॉर्मल करते हैं, फिर हम उसको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। ऐसे ही हम हार्ट के पेशेंट के साथ करते हैं। सर्जरी हो गई तो उसके बाद फिर पेशेंट क्या सोचे कि अब मुझे उम्र भर ये दिक्कत नहीं होगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ? हाँ जी, हमने जो लेवल ट्रीट किया उससे ऊपर काफ़ी लेवल्स हैं। तो स्पाइन हेल्दी रखने के लिए हम उसको हमेशा काउंसल करते हैं। उसको ऑपरेशन के बाद जो एक्टिविटीज़ है कैसे ग्रेजुअली बढ़ानी है उसके बारे में काउंसल करते हैं। बिकॉज हमने सारे लेवल का ऑपरेशन नहीं किया है, हम एक सिंगल लेवल जो पैथोलॉजी बस उसको छेड़ के आए हैं। हमारे पास आयुष्मान की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम ट्राई करते हैं कि जितने सब पेशेंट जो गरीब हैं उनका फ्री में आयुष्मान के अंडर इलाज हो जाए। और साथ साथ में ही हम पेशेंट को इंस्टॉलमेंट्स या EMIs पे भी हम विद 0% इंटरेस्ट रेट देते हैं। और ट्राई करते हैं कि हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा है मिनिमम टू मिनिमम रखें उसका, सो दैट पेशेंट के लिए भी अच्छा। ये हम किसी स्पेसिफिक हम ये ट्राई सबके लिए करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास कहाँ से मरीज आते हैं? सर टचवुड हमारे पास पूरे इंडिया से ही पेशेंट्स आ रहे हैं। गली कश्मीर से हमने पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं। ट्यूमर का पेशेंट मेरे पास कश्मीर से आया था। आपके हॉस्पिटल में जब किसी का इलाज हो गया उसके बाद भी, जब वो घर भी चला गया तब भी उससे पूछते रहते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है? ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट का रिहैब करवाते हैं, डिमोबिलाइजेशन करवाते हैं, फिर उसका डिस्चार्ज होता है। हमारी काउंसलर्स उनको फ़ोन करती हैं। इवन आई पर्सनली कॉल माई पेशेंट्स। मेरे काउंसलर को बिठा के मैं, हाँ उस पेशेंट्स का क्या है, मुझे बात करवाइए, तो मैं खुद उनसे बात करता हूँ, खुद कोरिलेट करता हूँ, वहीं पे मैनेज करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई इश्यूज़ आते हैं, नहीं तो उनको कॉल बैक किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट इस बात से डरते हो कि हाँ, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देगा? तो 90% ये बल्क होता है कि 90% ऑफ स्पाइन्स हैं ये हमेशा दवाइयों से ही मैनेज होते हैं। कभी आपके पास कोई ऐसा मरीज आया जिसको आपने ट्रीट किया, लेकिन जब आपने उसको पहली बार देखा तो उसको देख के आपको भी ये लगा हो कि इसको हम कैसे ट्रीट करें? यूपी से थे, एक ही लंग था उनका। बीमारी से रिलेटेड हमें कोई दिक्कत नहीं था। वो हम ऊपर से नीचे हर एक केस में कंफर्टेबल हैं। बट उसका एक ही लंग था अम्मा का, वो भी ख़राब था, तो हमें उसको ठीक करना था क्योंकि वो बेड पे थी। और 2-3 महीने में इतना जल्दी प्रोग्रेस बीमारी किया था कि वो मल्टीपल जगह हाथ लोगों ने खड़े कर दिए थे कि हाँ अम्मा वेंटिलेटर ICU पे जा सकती है। बट हमने उसको रीढ़ की हड्डी का ही पार्ट सुन करके, उतना ही एरिया सुन करके कर दिया। उसको पूरा बेहोश नहीं किया। वो पूरे ऑपरेशन में जागती रही थी और एक डेढ़ घंटे में उसका मन के आगे पीछे थे, उसको फ्यूज़ करके और फिक्स करके बाहर आ गए। किसी भी परिवार का मुखिया उस परिवार की रीढ़ की हड्डी होता है, और रीढ़ की हड्डी में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर पूरा परिवार जो है वो बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को हम कैसे बचा कर रख सकते हैं, कैसे उसे इस तरह से बना के रख सकते हैं कि उसमें कोई दिक्कत ना आए? हम रीढ़ की हड्डी, शरीर की रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो कैसे ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि आपका शरीर बिल्कुल अच्छा चलता फिरता रहे। हमारे साथ हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ सेक्टर 34 के डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय सिंह, जो कि ब्रेन एंड स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखते हैं, या फिर ये बात करें कि किस तरह से वो रीढ़ की हड्डी का इलाज करते हैं कि ताकि आप अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से जी सकें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये हमारा सेक्टर 34 सेंटर ऑफ सिटी में लोकेटेड है और ये मुझे प्राउड हो रहा है बताते हुए कि ये चंडीगढ़ का लार्जेस्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है
इसमें एक ही छत के अंदर हमें सारे ही सर्जिकल, सारे ही मेडिकल फैसिलिटी में और डिपार्टमेंट जो काफ़ी 5-6 साल से चल रहे हैं अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही हमारी जो और सर्विसेज हैं जिसमें हम ऑल इंश्योरेंसेज गवर्नमेंट प्राइवेट अवेलेबल हैं, हम इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट भी देते हैं, प्लस EMI विद 0% इंटरेस्ट पे भी हम पेशेंट को सर्विसेज देते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई हॉस्पिटल की बात। अब आप बताएं कि डॉक्टर अजय सिंह जो कि स्पाइन एंड ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, वो किस तरह से स्पाइन की तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हैं या फिर मरीजों को किस तरह से तंदुरुस्त करते हैं? सर, अपने बारे में बताने से पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मैंने इस फील्ड में, स्पाइन की फील्ड में कब से और कब शुरू किया, जर्नी जो है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। अराउंड 6-7 साल पहले जब मैं जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना जर्नी शुरू किया, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूरोसर्जरी सेंटर इन इंडिया। इनिशियली वी स्टार्टेड विद ओपन सर्जरीज। उन्होंने ओपन सर्जरी से हमें सिखाना शुरू किया। जब हम हंड्रेड्स ऑफ सर्जरी उनके अंडर में हमने किया, देन वी ग्रेजुअली शिफ्टेड टू द मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। एंड मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में वी ऑपरेटेड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट, काफ़ी केसेस हमने ऑपरेट किए। वहाँ से निकलने के बाद आई वेंट टू मल्टीपल जो है न्यूरोसर्जरी के लीडिंग सेंटर्स हैं ट्रेनिंग के, आई वेंट टू देयर आल्सो। उसके बाद जैसे चेन्नई में है, बेंगलोर में है, जयपुर में है, एंड वन इन जबलपुर आल्सो। तो वहाँ हमने अपना हैंड्स ऑन स्किल थोड़ा और डेवलप किया। फिर उसके बाद हम चंडीगढ़ आए और लास्ट 2-3 ईयर्स से वी आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क इन मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जिसमें सिंपल केसेस से लेके कॉम्प्लेक्स केसेस भी हमने जो हैं इसमें एड्रेस किए हैं, जस्ट लाइक ट्यूमर्स एंड ऑल। और आप हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आप कैसे स्पाइन का ध्यान रखते हैं। देखिए, अभी जो रिसेंट ट्रेंड है जो हमारा न्यूरोसर्जरी या स्पाइन के उसमें है, वो है पेशेंट को जल्दी से जल्दी पेशेंट को जो रिहैब की तरफ लेके जाना, जल्दी जल्दी अपने काम की तरफ लेके जाना। जो छोटे चीरे के आने की वजह से ये बहुत बड़ा हमें एज मिला है कि पेशेंट को जितना कम हम चीरा देते हैं, उसके ये परिणाम स्वरूप हमें ये मिलता है कि पेशेंट का ऑपरेशन के बाद रिहैब काफ़ी जल्दी होना शुरू हो जाता है। हम पेशेंट्स को, मैक्सिमम पेशेंट्स को हम उसी शाम को या अगले दिन सुबह वॉक करवा देते हैं, और उसके बाद हमारा फुल फ्लेज रिहैब टीम है, फिजियोथेरेपी, न्यूरो रिहैब है, जो पेशेंट को जल्दी से जल्दी बेड से निकालता है और वॉक एंड ऑल वो सब करवाता है जब पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे में रहता है। और यही सारी ब्यूटी है जो छोटे चीरे की, जो हम आज डिस्कस करने में आए हैं। तो ये छोटे चीरे की बात हो रही है, यानी MISS। हाँ। आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि आखिरकार MISS है क्या, और जो पहले सर्जरीज होती थी उनमें से ये कैसे अलग है? सर, MISS बेसिकली इज़ मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। इनिशियली जब आज से 10-15 साल पहले जब स्पाइन का सर्जरी शुरू हुआ था, तो हमें जो हमारे सीनियर्स थे वो बड़ा लंबा चीरा लगाते थे। लेट्स से कि हमें चौथे और 5 में L4 L5 का डिस्क डिजीज़ है, तो हम L4 के ऊपर से L5 के नीचे तक खोलते थे, मसल काटते थे, डिस्क हड्डी भी उतनी ज़्यादा कटती थी, डिस्क भी निकालने में फिर पूरा ही निकालते थे। अब मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का इसलिए फ़ायदा है बिकॉज दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऐसा देखा गया है, जैसे लेट्स से यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, इवन ऑर्थो में भी स्कोपीज़ का इवेंट हो गया है, तो छोटे चीरे से टिश्यू डैमेज कम होता है। ये कहना नहीं है कि ओपन सर्जरी से रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट इक्वली बेटर है, बट द थिंग इज़ कि छोटे चीरे के आने की वजह से जो एक्स्ट्रा टिश्यू लॉस होता है, जिनको हम काटना ही नहीं चाहते थे थ्रू आउट सर्जरी, जो वहाँ सर्जरी साइट पे पहुँचने के रास्ते में आते थे और फिर वो कट जाते थे, तो उसका पेशेंट को काफ़ी ऑपरेशन के बाद नुकसान रहता था। पेशेंट को मोबिलाइजेशन का दिक्कत रहता था, पेन ज़्यादा रहता था, और जकड़नपन, जितना टिश्यू ज़्यादा काटेंगे उतना जकड़नपन पीछे ज़्यादा रहता है, तो उतना रिहैब में काफ़ी लंबा जाता था। तो यही चीज़ थी कि पास्ट में पेशेंट स्पाइन की सर्जरीज़ के ऑपरेशन से बहुत डरते थे कि भाई इससे भी जो पहले कंडीशन थी उससे बैठ जाते थे। ऐसा कुछ डायलेमास है जिसके बारे में हम अब बात भी करेंगे। सो ये मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की ब्यूटी है कि छोटे चीरे होने की वजह से लेस टिश्यू डैमेज होता है, दर्द की गोलियां कम लगती हैं, पेशेंट अगले दिन ही बेड से उठ जाता है और जल्दी अपने काम और वॉक एंड उस पे सारा वो रिहैब पे चला जाता है। जी, तो छोटा चीरा लगता है, मतलब उसका यह है कि स्टिचेस भी कम लगेंगे। yes, और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए ही पेशेंट जो है उसको अस्पताल में रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बात ये भी आती है कि जब पहले सर्जरीज होती थी तो उसमें तो जैसे आप बोल रहे हैं कि बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, तो पेशेंट को आईसीयू में भी रखने की ज़रूरत होती होगी। तो अब इसमें वो आईसीयू में रखने की ज़रूरत है या फिर नहीं है? नहीं सर, देखो, स्पाइन का कोई पेशेंट आईसीयू वैसे नॉर्मली नहीं जाता, बिकॉज
आईसीयू का इंडिकेशन तभी रहता है अगर पेशेंट को बेहोशी की हालत में है या कुछ प्रॉन्ग्ड सर्जरी है, जस्ट लाइक 7-8 घंटे चली है, उसको मेडिसिनल जो एनेस्थीसिया काफ़ी लंबा चला है, तो उसको प्रोफिलैक्टिकली हम आईसीयू में रखते हैं। बट विद द इन्वेंट ऑफ MISS, ये हमारा टचवुड, हमारा हीलिंग में जितना भी अभी हॉस्पिटल, इवन दो वी हैव ऑपरेटेड कम्प्लेक्स केसेस हमने किए हैं, स्पाइन ट्यूमर्स किए हैं, स्पाइनल फ्रैक्चर, सर्वाइकल स्पाइन का पेशेंट भी हमने किया है जिसका एग्जैक्ट दबाव उस जगह पे था जहाँ सांस के सेंटर्स होते हैं, जो बेसिकली हम किसी भी जो फांसी लगाते हैं उसमें जो मणके क्रश होते हैं उसके वही मणके थे। फिर भी हमने उसको सीधा ओटी के बाद वार्ड में शिफ्ट किया, जनरल वार्ड में। मोर देन 99% ऑफ द केसेस हमारे जो स्पाइन के हैं, लेट्स से कि जनरलाइज बात करता हूँ कि स्पाइन के हमेशा ही हम आईसीयू के बाहर ही रखते हैं। हाँ, अगर एक आधा इवेंट ऐसा हो जाता है कि ऑलरेडी पेशेंट हमारे पास ख़राब हालत में पहुंचता है, जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, जैसे लेट्स से गर्दन का पेशेंट है या ब्रेन का पेशेंट है, जो ब्रेन इंजरीज़ का पेशेंट है, जिसको बेहोशी में रखना पड़ता है बीमारी से निकालने के लिए, तो उसमें हम करते, नहीं तो मोर देन 99% ऑफ केसेस स्पाइन की सर्जरी में आईसीयू का ज़रूरत नहीं पड़ता सर। ब्लड लॉस भी कम होता है इसमें? ऑब्वियसली सर, जितना टिश्यू कम काटेंगे उतना खून कम निकलता है, तो ब्लड लॉस कम है तो कोई ब्लड रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। इवन तो हम कुछ ब्लड अरेंज भी नहीं करते, सो इट काफ़ी कम टाइम में हम अपनी पैथोलॉजी पे पहुंच के उसको निकाल के अपना सारा एरिया एड्रेस करके बाहर आ जाता है। सर्जरी के बाद कितनी देर बाद जो है वो पेशेंट जो है वो अपने पैरों पे चलना शुरू कर देता है? पैरों पे तो पेशेंट सारे ही चलते हैं। मैं ये डायलेमास की बात आएगी फिर उसमें बात करेंगे। तो हमारा फोकस ये नहीं होता कि पेशेंट को पैरों पे नहीं चलाना, पैरों को चलाने के लिए हम सर्जरी करते हैं। बट हाँ, MIS के इवेंट के बाद जो अर्ली मोबिलाइजेशन है उस पर हम काफ़ी ध्यान देते हैं, बिकॉज रीढ़ की हड्डी पे वज़न डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मणके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर पेशेंट को हम बेड रेस्ट का एडवाइस देते हैं कि हाँ 10-15 दिन, वो अभी एडवाइजेबल नहीं है। सो नॉर्मली जो हम सर्जरीज करते हैं, लेट्स से कि हाँ डिसेक्टमी है, छोटे चीरे से हमने किया है, तो उसमें हम अराउंड जब पेशेंट थोड़ा बेहोशी से उठता है उसको हम अराउंड 4-5 आवर्स के बाद वॉक करा देते हैं, और पेशेंट बिल्कुल पेनलेस होते हैं, बिकॉज जो पैथोलॉजी है वो निकल चुकी होती है। तो ये ऐसा रहता है हमारा। तो डॉक्टर साहब, जो पहले सर्जरीज होती हैं, ओपन सर्जरी जो होती थी, उसमें भी 4-5 घंटे बाद पेशेंट जो है वो चलने लग पड़ता था? सर वही है, सर्जरीज वही, जब नशा खत्म होता है तो 4-5 घंटे बाद पेशेंट चल सकता है। बट आप देखिए चीरा बड़ा होता है, हड्डियाँ ज़्यादा कटती हैं, तो पेशेंट जब चलाने की हम बात करते हैं वो बहुत चीखे मारता था। तो अगर आप सोचिए कि 2-3 आज के दौर में वही पेशेंट जो आराम से बिकॉज जितना आप देखिए एक हड्डी हाथ का भी टूटता है इतना पेन होता है। अब वो मैं स्पाइन के 2-3 मणकों का पीछे से काट के डिस्क में जाता हूँ तो उसमें उतना ही पेन रहेगा। एक्सियल पेशेंट उठेगा तो उतना ही चिल्लाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा इसको लेटे रहने दो। तो मोबिलाइजेशन फिर वो अगले दिन भी राउंड पे आएगा, फिर वो दर्द में होता है तो उसको बोले इसको आज भी लेटाओ। तो ऐसे करके हफ्ता निकल जाता था। बट MISS में पेशेंट क्या होता है, चीरा कम लगता है, हड्डी उतना सा काटना पड़ता है जितना हमें ज़रूरत है। इवन पूरा भी नहीं काटते, सिर्फ हम छेद कर रहे हैं, जैसे हम लैमिनोटमी कहते हैं, हम लैमिना पूरा काटते हैं, बस उसमें छेद करके हम पैथोलॉजी में पहुंच जाते हैं और डिस्क निकाल देते हैं, और पेशेंट को लिटरली पेनलेस रहता है। और उसके बाद अर्ली मोबिलाइजेशन में पेशेंट को काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो कब ऐसा मौका आता है एक पेशेंट के लिए जिसको रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है, स्पाइन की दिक्कत है, कि उसको ऑपरेशन के लिए जाना पड़े? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट इस बात से डरते हो कि हाँ अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देगा? तो आपके लिए कोई एक क्राइटेरिया तो ज़रूर होता होगा कि हाँ अगर पेशेंट की ये दिक्कत है तब हमें ऑपरेशन के लिए जाना है, नहीं तो हम दवाइयों से ही या वैसे ही उसको ठीक कर देंगे। देखिए, जो हमारे नॉर्मली जो भी जितने पेशेंट्स आते हैं, लेट्स से जितने भी आए हैं, तो 100% में से हम 90% को तो हमेशा कंजर्वेटिव ही बोलते हैं। बिकॉज ये लिटरेचर में भी है कि 90% ऑफ स्पाइंस जो है वो हम कंजर्वेटिवली ही मैनेज होती है, क्योंकि स्पाइन में डिस्क नहीं है, मल्टीपल अदर इश्यूज भी हैं, लेट्स से जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, कभी कभी पेशेंट्स इनके भी हमारे पास आते हैं, तो इनका कोई ऐसा ऑपरेशन होता नहीं है। तो 90% ये बल्क होता है कि 90% ऑफ स्पाइंस हैं ये हमेशा दवाइयों से ही मैनेज होते हैं। कुछ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, कुछ फिजिकल थेरेपी, कुछ उनको हीट थेरेपी से उसके निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। बट जिस पे हमें जाना ही पड़ता है वो लेट्स से 10% जो हैं उसमें काफ़ी सीरियस टाइप ऑफ कंडीशन आती हैं, जैसे लेट्स से ब्रेन स्पाइन ट्यूमर्स हैं, स्पाइनल इन्फेक्शंस हैं, फ्रैक्चर्स हैं जो दबाव दे रहे हैं। उसमें ऑब्वियस पेशेंट हमारे पास वीकनेस लेके आता है, वीकनेस इन सेंस कमज़ोरी, पैरों की कमज़ोरी, पैरों में सुनपन, ऑलरेडी बेड रिडन आता है, लैट्रिन बाथरूम रुक चुका होता है, तो उसमें किसी को दवाई दे के भेजना इज़ नॉट एथिकल।
अगर उस टाइम उसको हम नहीं रोकेंगे तो वो और प्रोग्रेस करेगा। तो उसको हम उसका पूरा बताते हैं कि भाई ये आपको आ चुका है और वेट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ उन केसेस में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो काफ़ी कम है। आई थिंक 10% इज़ नॉट अ बिग नंबर, बट फिर भी उस पेशेंट को हम पूरा काउंसल करते हैं, हम पूरा बताते हैं। और पेशेंट की कॉल होता है उसको क्या करवाना है क्या नहीं, बट उसको पूरा गाइड किया जाता है सर। अभी आपके पास डॉक्टर साहब किस तरह के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं कि हाँ स्पाइन की कौन सी ऐसी दिक्कत है जिस ज़्यादातर पेशेंट जिसके आपके पास आते हैं? देखिए स्पाइन में लेट्स से कि 80% ऑफ पॉपुलेशन जैसे जब से पैदा होता है और जब तक उसकी लाइफ 80% को बैक एक तो रहता ही रहता है। तो बैक हमारी नेक से लेके नीचे लोअर बैक तक है। नेक पेन जैसे आपका भी बैठने का काम है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, तो ये दो ही चीज़ें हमारी ज़्यादा मोबाइल हैं, एक अपर नेक और लोअर जो बैक है, ये काफ़ी मोबाइल पार्ट ऑफ स्पाइन है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमारी इसी एरिया के आसपास ही रहती हैं। सो सर्वाइकल में जब भी होता है प्रोलॉन्ग सिटिंग, अब झुक के काम करते हैं जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा उनका लैपटॉप पे या प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम है, पोस्चर ऐसे रखने से सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल डिजीज़ शुरू हो जाता है, प्लस उसके हाथों में सुनपन, ये सारा कुछ आता है। तो ये है बैक एक के साथ। एक अपर बैक एक आता है, उसके साथ हेडेक भी पीछे शुरू होता है, कि हेडेक भी शुरू होता है, नोजिया भी आता है। तो ये गर्दन के सारे सिम्टम्स हैं जो आते हैं। और ऐसे ही हम लोअर बैक के सिम्टम्स हैं, कुछ हमने वज़न उठा लिया, यंग एज में वज़न उठा लिया, और ओल्ड एज में जैसे मणके कमज़ोर होते हैं तो कुछ भारी कोई झटका लगा भारी वजन से, मणके टूटने की वजह से सीवियर बैक पेन आता है, तो वो सारे सिम्टम्स हैं। और टांगों में दर्द और सुनपन वगैरह देखा जाता है। ये सिम्टम्स हमारे पास रूटीनली आते हैं। हाँ, अगर हम स्पाइन की बात करें तो स्पाइन का जो डिज़ीज़ है वो हमेशा 45 के बाद ही शुरू होता है। 45 से लेकर 60 एक ऐसी है जिसमें स्पाइन मैक्सिमम देखा जाता है। बट ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया, यंग पॉपुलेशन में बैक स्ट्रेंथन नहीं है, पोस्चर गलत है बैठने का, वज़न उठाने का पोस्चर गलत है, तो उससे क्या है कि जो स्पाइन के इश्यूज़ हैं यंग लड़कों, आप हैरान होंगे, हम यंग लड़के, मैंने 16 साल की रिसेंटली एक बच्ची का भी ऑपरेट किया है जिसमें स्कूल गोइंग बच्चा है वो, तो 12th का एग्ज़ाम है, तो उसको भी देयर इज़ अ इशू ऑफ दिस। तो खेलते खेलते तो जैसे हम कुछ उठा ले, यंग बच्चा ऐसे उठा लेता है, फिर टॉर्जनल मूवमेंट घूम लिया तो उसे डिस्क फट के बाहर। तो यही है कि अब यंग पॉपुलेशन में भी ड्यू टू सम लाइफस्टाइल चेंजेस ये देखने को मिल रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस हमें 45 ईयर्स के बाद ही हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, ओल्ड एज में मणके जब कमज़ोर होते हैं वो हम सबके देखने को मिलेंगे, वो तो एक नॉर्मल एज ग्रुप है, उसमें देखा ही जाता है। प्रोसेस है या वो प्रोसेस है कि एक एज के बाद आपकी कमज़ोरियाँ आनी हैं। हाँ सर, जो स्पाइन आपके जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आपने खड़ा होना शुरू किया है, वो तब से काम कर रही है, तो उसको कभी ना कभी तो ख़राब होना ही है। सो ओल्ड एज में हाँ, अपन स्पाइन सर्जन के साथ बैठ के उससे काउंसल कर सकते हैं कि स्पाइन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे उसका बोन मैरो जो इंडेक्स है वो कैसे हम बढ़िया रखें, सो दैट, और कुछ क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या पोस्चर्स हैं जिससे हम उसको सही रखें, सो दैट वो थोड़ा जो 50s में आना है कि वी कैन डिले दैट टू 60s, सो वो थोड़ा है कि हम उससे कर सकते हैं। हाँ, बाकी ऑनलाइन हमारे जो डलता रहता है हमारे मीडिया पे, हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डालते रहते हैं जिससे पेशेंट्स देखते हैं और उसको कोरिलेट भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके पास कहाँ से मरीज आते हैं? सर टचवुड हमारे पास पूरे इंडिया से ही पेशेंट्स आ रहे हैं। कश्मीर से हमने पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं। ट्यूमर का पेशेंट मेरे पास कश्मीर से आया था और जिसका बाथरूम का इशू आ गया था अभी, तो अभी ही इज़ फाइन, बाथरूम अब खुद से कर रहा है, पहले नली लगी हुई थी उसके। और अभी उसके बाद कश्मीर से लेके हमारे पास यूपी, बिहार, दिल्ली, इवन कोलकाता, इवन सारे ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट हमारा काम देख के ऑनलाइन, और जो भी हमारे और पेशेंट्स एक दूसरे को जोड़ते हैं उससे हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स अभी आना शुरू हुआ है। ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आ रहे हैं। एक जो आपने कही बात की, पेशेंट जो है वो दूसरे पेशेंट से भी एक फीडबैक ले लेता है कि हाँ किस तरह का इलाज होता है। तो हमें ये भी जानकारी है कि आपके हॉस्पिटल में जब किसी का इलाज हो गया उसके बाद भी जब वो घर भी चला गया तब भी उससे पूछते रहते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। और आप कैसे कोई भी पेशेंट मान लीजिए आपके पास आया तो उसको कैसे आप तैयार करते हैं कि हाँ सर्जरी जो है यहाँ ज़रूरी है, और उसको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि सेफ है? सर देखिए कि पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटल का फॉलोअप जो है वो बहुत बढ़िया है, आपने सही पूछा है। ये जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो पहले तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो वेल वर्स्ड हैं स्पाइन डिपार्टमेंट के, उनको ईच एंड एवरीथिंग
सब पता है क्या क्या है स्पाइन का, कौन सा पेशेंट स्पाइन का है उनको कैटेगराइज करने आता है, सब कुछ पता है उनको। तो हमारे पास लाते हैं, मैं एज अ डॉक्टर पेशेंट का सब असेस करता हूँ, सब डिटेल बैठ के देखता हूँ, एग्जामिन करता हूँ, फिर पेशेंट को बताता हूँ, पूरा काउंसल करते हैं, इवन पूरी फैमिली को मैं बिठा लेता हूँ। तो सारे ओपन क्वेश्चन वहाँ आंसर किए जाते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, फ्रॉम द सर्जरी टू द रिहैब टू द पोस्ट ऑप, कैसा रहेगा आगे, कैसा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वहाँ डिस्कस होता है। उसके बाद पेशेंट जो है वो एक डिसीज़न पे आता है कि हाँ करवाना है कि कितना है, वो सारा कुछ पेशेंट को कितना देखो हमारे पास ऑल रेंज ऑफ पेशेंट्स आते हैं, लेट्स से डिस्क डिजीज़ के पेशेंट है, ट्यूमर के, सबका काउंसलिंग अलग रहता है, तो सब उसको रिस्क भी अलग रहता है। स्पाइन में डिस्क का मैं आपको रिस्क बताऊं तो इट इज़ नेग्लिजिबल। पेशेंट को जो लकवे के जो डायलेमास हैं ये डिस्क डिजीज़ में नहीं मिलते, बिकॉज अब दूरबीन से हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप से कि हमें क्या देखना है, नसें क्लियर दिखती हैं, कोई डैमेज होने का लिटरली नो चांस होता है। ओपन सर्जरी में ऐसा रहता था कि वहाँ इतना खुलता था, खून ही खून होता था, कुछ दिखता नहीं है, तो बार बार आप साफ़ करते करते यू लैंड अप किसी नस को दबाव या डैमेज करते, फिर वो नीचे दिख जाता है ऑपरेशन के बाद। बट इसमें क्या है, ब्लड लॉस कम होता है, चीरा कम होता है, माइक्रोस्कोप लगा है, आप देख रहे हैं, नसें साफ दिख रही हैं, जहाँ पे जाना है वो दिख रहा है, निकाल के बाहर आते हैं। सो पेशेंट हमारे मैक्सिमम स्पाइन के जो डिस्क के हैं उसमें देयर इज़ नो रिस्क, आई कैन से नेग्लिजिबल रिस्क इज़ देयर। हाँ, बाकी और कैटेगरीज हैं, ट्यूमर्स हैं, वो उसके रिस्क अकॉर्डिंग टू देयर स्टेजेस हैं। ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट का रिहैब करवाते हैं, डिमोबिलाइजेशन करवाते हैं, फिर उसका डिस्चार्ज होता है, हमारी काउंसलर्स उनको फ़ोन करती हैं, इवन आई पर्सनली कॉल माई पेशेंट्स, मेरे काउंसलर को बिठा के मैं, हाँ उस पेशेंट्स का क्या है, मुझे बात करवाइए, तो मैं खुद उनसे बात करता हूँ, खुद कोरिलेट करता हूँ, वहीं पे मैनेज करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई इश्यूज़ आते हैं, नहीं तो उनको कॉल बैक किया जाता है और पूरा फॉलोअप लिया जाता है। तो इससे एक एज मिलता है, बिकॉज पेशेंट से आप पूरी बात नहीं करोगे, पूरा समझाओगे नहीं और फॉलो लोगे, पेशेंट बोलता है, इवन हमारे रिव्यूज़ भी देता है कि ये डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा, काउंसलर्स के नाम भी वो लेते हैं, तो हमारे रिव्यूज़ डलते हैं, तो हमें अपने डिपार्टमेंट में कॉन्फिडेंस है कि हम सारा अच्छा काम कर रहे हैं, और काउंसलर्स दे आर वेरी गुड एक्चुअली। अच्छा काम तो डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हाँ एक बार इलाज हो गया तो उसके बाद फिर मरीज़ को कौन देख रहा है जब वो घर चला गया, लेकिन आपके काउंसलर हैं, आप खुद हैं, वो घर जाने के बाद भी मरीज़ का हाल पूछ रहे हैं, तो ये तो अच्छा काम ही है। एक डॉक्टर साहब बार बार डिस्क की बात आ रही है, तो एक छोटा सा सवाल है कि आखिरकार ये डिस्क, क्योंकि आजकल हर तीसरे इंसान को पूछो ये डिस्क है, डिस्क है, क्या रीज़न क्या समझते हैं आप इसका कि क्यों इतनी बढ़ रही है? सर देखिए, कुछ लोगों को ये हर चीज़ में डिस्क बोलने का भी आदत है, बट डिस्क मैं बताता हूँ होता क्या है। 2 मणके हैं हमारे पूरे स्पाइन में, नंबर ऑफ 30+ मणके हैं, जिसके 2 मणकों के बीच में कुशन दिया जाता है, जिसको हम डिस्क कहते हैं। बेसिकली ये मणके हैं, इसमें कुशन होता है जो शॉक एब्जॉर्बर होता है। सो काफ़ी चीज़ें हैं, जब ये बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पाइन है। ये कुशन बेसिकली हमें डे टू डे ट्रॉमा से बचाता है। अगर मणके, ये कुशन ना हो तो मणके आपस में टकराएंगे और टूटेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कुछ चीज़ें हैं जिससे ये डिस्क ख़राब होना शुरू हो जाता है। एज एक मोस्ट कॉमन पार्ट है, धीरे धीरे इसमें उम्र के साथ इसका ब्लड लॉस होने की वजह से इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाता है, और कुछ भी हम वज़न उठाएं या कुछ वज़न उठा के टॉर्शनल मूवमेंट में, तो उसमें टेर आके डिस्क बाहर आ जाती है, तो ये डिस्क डिजीज़ होता है। तो ये, और यंग में कुछ और वज़न उठा लिया, हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि हमारा भारी वज़न उठाने का काम है, उन लोगों में ये डिस्क फट के बाहर आ जाती है, और जिस नस को ये दबाती है वहाँ तक उस नस में दर्द मिलता है, नीचे तक वो दर्द आता है, और उस नस में सुनपन, उस अगर कोई किसी मसल को सप्लाई कर रही है उसमें कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लोग ये कहते हैं कि मुझे डिस्क डिजीज़ है। देखिए, ये कहना, क्योंकि आजकल सबको पता है कि विदाउट कोई हमारी डिस्क बोल देता है, बट हमेशा डॉक्टर से मिलिए, स्पाइन सर्जन को मिलिए। अगर आपको ये बैक एक है, टांग में दर्द जा रहा है, हो सकता है वो डिस्क डिजीज़ हो, बट देर आर अदर कंडीशन की उसमें वो दर्द आ सकता है। कोई न्यूरोपैथीज़ भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें टांगों में दर्द, टांगों में सुनपन आ सकता है। तो हमेशा ये बोलना सही नहीं, अपने स्पाइन सर्जन से मिलिए, उससे समझिए अपनी बीमारी को, उस हिसाब से देखिए क्या दिक्कत क्या आ रही है। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि हमारे जो लोग हैं या समाज में जो कुछ लोग हैं वो खुद ही अपने घर बैठ के ही ये बोल देते हैं कि मुझे तो डिस्क है। तो
आगे से आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बैक की दिक्कत है और आपको लग रहा है कि हाँ ये डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, और उनके पास जाके उनको दिखाना है ताकि वो बता सकें कि वाकई में डिस्क है या नहीं है। अगर होगी तो आपका इलाज करेंगे, नहीं तो वो जो बीमारी, जो दिक्कत आपको होगी उसका इलाज करेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? डिस्क तो सब में है, पर वो डिस्क फट के बाहर आई है वो बताना। डिस्क की प्रॉब्लम आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को डिस्क एक बहुत कॉमन वर्ड है, तो ठीक है, वो अगर आप डॉक्टर से मिलें वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे वो क्या है, एग्जामिन करके सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में एक बहुत अच्छी बात जो है वो चर्चित है, बहुत चर्चा भी होती है इस बात की कि आपके पास अगर किसी मरीज़ ने कांटेक्ट किया है कि मुझे फ़लाँ दिक्कत है, मुझे स्पाइन की दिक्कत है, तो जब मरीज़ आपके पास आता है तो आप उसको बस स्टैंड से लेके आते हैं हॉस्पिटल, या फिर एयरपोर्ट से भी आप लेके आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, ये तो अभी पेशेंट अगर हमारे पास कहता है कि सर अब अकेला आया हूँ या पेशेंट चल नहीं पा रहा, जैसे मेरे मैक्सिमम पेशेंट दूर दूर से आते हैं, कुछ उनमें इश्यूज़ होते हैं कि हाँ सर पेन इतना है कि पेशेंट बैठ भी नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, तो जब भी वो पेरिफेरीज में पहुँच जाते हैं तो हम ट्राई करते हैं उसको थोड़ा सा हेल्प आउट करने के लिए कि चलो हमारा टीम है, केयर टेकर साथ में जाते हैं, इवन हमारा स्टाफ साथ में जाता है। स्पाइन में पोजीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ना हो कि चंडीगढ़ पहुंच जाए और आते रास्ते में उसको कोई नई चीज़ मिल जाए, तो उसमें हम यही करते हैं कि अपने केयर टेकर साथ में भेजते हैं और उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बता के कैसे शिफ्ट करके और मेरे पास इमरजेंसी या ओपीडी में लाया जाता है। तो ये ठीक भी है कि हम हमारे पास आते आते एक और नई चीज़ ना दे दें, जब पहुंच गया है तो उसको कंफर्टेबली हमारे पास लाएं, तो ठीक है, हमें करना भी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है सर। नहीं, पर अमूमन जो हॉस्पिटल, दूसरे जो हॉस्पिटल हैं उनमें इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये आप सिर्फ और सिर्फ आप ही के हॉस्पिटल में है ये चीज़, तो इसका श्रेय तो सिर्फ और सिर्फ आपको और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को जाता है। हाँ सर, हमारी मैनेजमेंट इस पे बहुत ध्यान देती है, इवन जो आप काउंसलर्स हैं और ये सारा फॉलोअप है, इवन उनके कॉल रिकॉर्ड्स, कैसे बात किया जा रहा है पेशेंट से और साथ वालों से, इसका पूरा फीडबैक लिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारी मैनेजमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट पेशेंट केयर। तो केयर स्टार्ट ठीक है बस स्टैंड से या एयरपोर्ट से हो जाता है, उसके बाद भी जब वो घर पहुंच जाता है तब तक केयर हमारा कंटिन्यू रहता है। मैं खास तौर पर उन लोगों से जो किसी भी बीमारी से तंग हैं, परेशान हैं और अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो ये आपको एक बहुत अच्छी सुविधा हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ सेक्टर 34A दे रहा है कि अगर आपने इलाज, अमूमन ऐसा होता है कि आप गए, आपने हॉस्पिटल में इलाज करवाया और उसके बाद घर आ गए, फिर कोई आपको ना पूछ रहा है, ना कोई आपको ये बता रहा है कि हाँ आपको ये दवाई लेनी है या फिर आपकी तबीयत कैसी है। रिश्तेदार आपके आ जाते हैं देखने के लिए, कभी कभी तो वो भी नहीं आते, कई लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार भी नहीं पूछते कि हाँ भैया तुम बीमार थे तो अब कैसी तबीयत है, तो यहाँ तो हॉस्पिटल वाले ही खुद फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हमने आपका इलाज किया था, आप ठीक हैं या नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ ही आपके हॉस्पिटल की ये पॉलिसी भी है कि आप जो भी मरीज़ आपके पास आता है, मान लीजिए उसकी कंडीशन फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर उसको भी आप ट्रीटमेंट देते हैं, उसका भी कैसे कोई आप EMI पे देते हैं? yes. हम काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो गरीब हैं उनके सबके पास आयुष्मान कार्ड्स तो हैं, सो हमारे पास आयुष्मान की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम ट्राई करते हैं कि जितने सब पेशेंट जो गरीब हैं उनका फ्री में आयुष्मान के अंडर इलाज हो जाए, और साथ साथ में ही हम पेशेंट को इंस्टॉलमेंट्स या EMIs पे भी हम विद 0% इंटरेस्ट रेट देते हैं, और ट्राई करते हैं कि हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा है मिनिमम टू मिनिमम रखें उसका, सो दैट पेशेंट के लिए भी अच्छा। ये हम किसी स्पेसिफिक, हम ये ट्राई सबके लिए करते हैं कि फालतू मेडिसिन ना जाए, फालतू स्टे ना बढ़े। तो MIS का पूरा ये जो थिंक अबाउट प्रोसेस यही है कि हाँ पेशेंट को पेन वगैरह ये सब रहता है, बट फाइनेंशियली भी आप देखें, आप दवाइयों का खर्चा, पेन किलर्स का खर्चा, हॉस्पिटल स्टे, ये सब कम हो रहा है। तो दिस इज़ पॉकेट फ्रेंडली टू द पेशेंट आल्सो। ठीक है, हम पुअर पेशेंट्स के लिए सारा कुछ है, बट अदर जो मरीज़ हैं जो कैश या और से भी करवाते हैं, उनके लिए भी ये सही है, बिकॉज ओवरऑल पैसे का कॉस्ट भी कम हो जाता है जी। क्योंकि अमूमन लोग जिसके जेब में पैसा नहीं है वो इसी बात से जाने से डरता है कि हॉस्पिटल जाएंगे, खर्चा होगा, तो ये आपकी बहुत अच्छी सुविधा है, ये भी आपको साधुवाद है इस बात के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जो मरीज़
किसी ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, तो क्या वो मरीज, और साथ में ये दिक्कत भी हो गई, तो क्या वो मरीज जो है वो अपना इलाज मैं उसलिए कह रहा हूँ कि सर्जरी की बात कर रहा हूँ कि सर्जरी में जा सकते हैं, या ऐसे मरीजों को आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, बिकॉज स्पाइन हमने बात किया है कि मैक्सिमम जो बीमारियां स्पाइन में आती हैं वो 40 साल के बाद डेवलप होती हैं, जो नॉर्मल कोर्स है स्पाइन का। और जो भी बीमारियां और हार्ट के इश्यूज़, चेस्ट इश्यूज़, रीनल इश्यूज़, ये भी इनका भी बनने का एज यही है, तो मोटा मोटा ये ओवरलैप करते ही करते हैं। आपको कभी भी क्लीन केस मिलना आजकल के एरिया, बिकॉज अब लॉन्गिविटी बढ़ रहा है, जो पॉपुलेशन का एज है वो बढ़ रहा है, तो आपको उतना ही स्पाइन जैसे ओल्ड एज में दिखने को मिल गई है। तो अभी क्योंकि हमें हर किसी को पेनलेस ऑपरेशन करके या करना पड़ता है, तो एज का अब लिमिट बढ़ गया है। अब जो 60 साल में करते थे, अब हम 80 साल में भी केसेस कर रहे हैं। तो क्लीन केसेस काफ़ी कम हैं जो हमें मिल रहे हैं। बेसिकली हमें और कोमोबिडिटी के साथ काफ़ी पेशेंट आते हैं। शुगर एक है उसमें, तो शुगर देखिए आजकल हमारे पास जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन में भी डॉक्टर साहब हैं, तो वो हम पहले पेशेंट को पूरा फॉलोअप उनके साथ रखते हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी है, जब कुछ नहीं होता फिर हमें करना पड़ता है। बट इफ़ पेशेंट के पास टाइम है, लेट्स से 1-2 दिन है, तो हम उसको इंसुलिन पे डाल के, शुगर की दवाइयों पे डाल के उसको नॉर्मल करते हैं, फिर हम उसको ऑपरेशन के लिए लेते हैं। ऐसे ही हम हार्ट के पेशेंट के साथ करते हैं। हार्ट के जितने भी मरीज़ हैं उनको पहले कार्डियोलॉजिस्ट का रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। जिस बीमारी से वो जूझ रहे हैं वो कितनी सीवियर है उसका हमें देखना ज़रूरी है। हाँ, हम ऐसा नहीं है कि 100% में करते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आए थे पीछे जो नेक की चोट के आए, साथ आए से उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का बहुत कम था, जो 20-25% के था, तो हमने उनको कंजर्वेटिवली मैनेज किया। अभी वो बैठने हटने खड़े लगे, बट हमेशा नहीं हो पाता, क्योंकि ऑपरेशन में रिस्क कभी कभी आपके फ़ायदे से बढ़ जाता है। सो उसमें हमें फिर बैक स्टेप लेना पड़ता है, फिर पेशेंट को हमें कंजर्वेटिव डालना पड़ता है। नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स में हम कार्डियोलॉजिस्ट को लूप में लेके, या कंसर्न डिपार्टमेंट जो बीमारी है उसको लूप में लेके, उसको हमेशा टूवर्ड्स हाँ कि उसको करेक्ट किया जाए एज सुन एज पॉसिबल, और उसको सर्जिकली फिट करके उसको ऑपरेट किया जाए, इस तरफ ही हम रहते हैं। हाँ ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आती हैं उसको पेशेंट को समझाना चाहिए, पेशेंट को पूरा बताना चाहिए कि ये चीज़ें आप में हैं, ये जो हो सकता है, सर्जरी का रिस्क 2% है, ये चीज़ें आने से 20% है, तो ये सारा उनको कैलकुलेट करके बताना पड़ता है। तो पेशेंट समझता है, रिस्क लेना ही पड़ता है, क्योंकि बिकॉज वो उस चीज़ में काफ़ी आगे गुजर चुके होते हैं जो हमारे पास आते हैं। बाकी हम ट्राई ये भी करते हैं कि उनको दवाइयों से भी ठीक किया जाए। तो हम हर पहलू सोच के, हर पहलू जान के इससे निकलने की कोशिश करते हैं, खुद भी और मरीज को भी निकालने की कोशिश करते हैं। यानी आप रिस्क लेते हैं, लेकिन रिस्क भी तब लेते हैं जब आप अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं, पेशेंट का पूरी हिस्ट्री जो है वो आप जान लेते हैं, जांच परख कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये कि जब मान लीजिए जिस पेशेंट की आपने सर्जरी कर दी, तो जब सर्जरी हो गई उसको बाकी दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्पाइन की दिक्कत थी, सर्जरी हो गई, तो उसके बाद फिर पेशेंट क्या सोचे कि अब मुझे उम्र भर ये दिक्कत नहीं होगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ? हाँ जी सर, ऐसा है कि जो पैथोलॉजी पेशेंट लेके आता है, लेट्स एक डिस्क फटी हुई हमारे पास लेके आया, जो नसों पे दबाव है, वो पैथोलॉजी तो इमीडिएट जब हम डिस्क को निकाल लेते हैं वो क्लियर हो जाती है। अगर बाई चांस कोई कंप्रेशन फ्रैक्चर के साथ आता है तो उसको हम जहाँ तो बैलून काइफोप्लास्टी या स्क्रू फिक्सेशन के साथ करते हैं, वो तुरंत दिक्कत ख़त्म हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्पाइन का प्रॉब्लम उसको कभी फ्यूचर में नहीं होगा। हमने जो लेवल ट्रीट किया उससे ऊपर काफ़ी लेवल्स हैं, तो स्पाइन हेल्दी रखने के लिए हम उसको हमेशा काउंसल करते हैं। उसको ऑपरेशन के बाद जो एक्टिविटीज़ है कैसे ग्रेजुअली बढ़ानी है उसके बारे में काउंसल करते हैं, बिकॉज हमने सारे लेवल का ऑपरेशन नहीं किया है। हम एक सिंगल लेवल जो पैथोलॉजी बस उसको छेड़ के आए हैं, बट वो हुई इसलिए है कि स्पाइन कमज़ोर थी, तो उसको हमें फ्यूचर में पूरी स्पाइन को रिहैब के लिए लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट को हम बताते हैं। बाकी हमारी काउंसलर्स हैं जो पूरा गाइड करती हैं, हमारी रिहैब टीम है फिजियोथेरेपी की जो पूरा गाइड करती है। यानी सर्जरी के बाद पेशेंट जो है वो ये ना समझे कि अब मुझे खुली छूट मिल गई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं जो चाहे वैसा काम करूँ या वैसा वज़न उठाऊँ या मैं बिल्कुल यंग बन गया हूँ। उसको अपने प्रिकॉशन जो है वो रखना पड़ेगा। प्रिकॉशन इन सेंस, देखो अगर वही पैथोलॉजी है उस हिसाब से तो पेशेंट रिलीफ फील करता है और ग्रेजुअली अपने कामकाज पे जा सकता है। बट उसको स्पाइन को हेल्दी रखने का फंडा याद रखना चाहिए कि कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे चीज़ दोबारा नहीं होनी, क्योंकि और लेवल्स भी हैं, तो उसको एक गाइड बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर नेग्लिजेंस से करते रहेंगे तो नेग्लिजेंस अगर पार्ट रहेगा तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो स्पाइन को हेल्दी बनाना एक अलग टॉपिक है जो हम पेशेंट को समझाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए फ्यूचर में और क्या क्या नहीं। ये नहीं है कुछ उठा नहीं पाएगा, उठाते हैं बट फिर भी वो एक प्रिकॉशनरी चीज़ें, झुक के कैसे उठाना है वो बताते हैं। तो वो उठाना मना नहीं है, बट कैसे उठाना है, किस पोजीशन में उठाना है और कितना वजन आपने जाना है, आप उम्र के हिसाब से, उस हिसाब से हम उनका पूरा गाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतने मरीजों को देखते हैं, कभी आपके पास कोई ऐसा मरीज आया जिसको आपने ट्रीट किया लेकिन जब आपने उसको पहली बार देखा तो उसको देख के आपको भी ये लगा हो कि इसको हम कैसे ट्रीट करें, या ये आपके मन में ये आया हो कि ये तो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे खतरनाक केस है, या ऐसा मैंने नहीं देखा था अब तक, और फिर आपने उसको अच्छे से ट्रीट किया और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया? देखिए सर, हर एक पौधा अलग होता है तो हर एक पेशेंट भी अलग होता है। ऐसा कहना कि मैं सब कुछ करके आऊँ, ऐसा कोई डॉक्टर सही नहीं है। तो हर एक पेशेंट अलग होता है, जो आपको हर एक पेशेंट आपको एक नया एक्सपीरियंस दे के जाता है। हाँ, अगर डिस्क का डिजीज़ है तो हम डिस्क निकाल दें, मतलब उस हिसाब से कि हाँ, बट अगर वही डिस्क ऊपर नीचे है सर्वाइकल में तो हर एक पेशेंट का अलग कोर्स रहता है निकालना। हर एक सर्जिकल पेशेंट अलग होता है। हाँ, बट रिसेंटली जो हमने एक केस किया था जिसका एक अम्मा थी, मतलब यूपी से थे, एक ही लंग था उनका। बीमारी से रिलेटेड हमें कोई दिक्कत नहीं था, वो हम ऊपर से नीचे हर एक केस में कंफर्टेबल हैं, बट उसका एक ही लंग था अम्मा का, वो भी ख़राब था। तो हमें उसको ठीक करना था क्योंकि वो बेड पे थी और 2-3 महीने में इतना जल्दी प्रोग्रेस बीमारी किया था कि वो मल्टीपल जगह हाथ लोगों ने खड़े कर दिए थे कि हाँ, अम्मा वेंटिलेटर आईसीयू पे जा सकती है। बट हमने उसको रीढ़ की हड्डी का ही पार्ट सुन करके, उतना ही एरिया सुन करके कर दिया, उसको पूरा बेहोश नहीं किया। वो पूरे ऑपरेशन में जागती रही थी और एक डेढ़ घंटे में उसका मण के आगे पीछे थे, उसको फ्यूज़ करके और फिक्स करके बाहर आ गए। सो एक केस था जो हमारे लिए वैसे चैलेंजिंग था। एनेस्थीसिया की जो टीम है जो बेहोश करती है वो बड़ी कैपेबल थी, उन्होंने हमें एडिक्वेट टाइम पीरियड दिया और हम उसमें ऑपरेशन करके वो बाहर आए। वो एक केस है जो हमने रिसेंटली, क्योंकि काफ़ी जगह से, इवन दिल्ली से भी उसको ना हो गया था। देखिए, हमारे पास जितने भी, लेट से आपको मैंने पहले बता दिया कि 90% पेशेंट को दवाइयों पे डालते हैं हम। दवाइयों का कुछ टाइम पीरियड होता है, कब बंद करना होता है, हम सारी उम्र नहीं रखते ना। तो हमें पेशेंट को काउंसल करना होता है, एजुकेट करना होता है कि इसको दवाइयों से कैसे छुटकारा पाना है। वो तो है जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, तो हमें क्या करते हैं, उनको बताते हैं भाई इतना ये बीमारी है, ये विद टाइम कुछ दवाइयों से कुछ दिन रखेंगे, बट आपको खुद ही ठीक होना है, आपको रिहैब करना है, आपको बैक स्ट्रेंथनिंग करनी है, आपको कोर स्ट्रेंथन करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से बचना है जो आप कर रहे हैं। तो उसको पूरा काउंसल किया जाएगा, उसको वहाँ से निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये प्लान रहता है। दूसरा, हम कुछ ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे कैंप्स लगाते, वीडियोस बनाता रहता हूँ मैं खुद, मेरे यूट्यूब पे मैं डालता रहता हूँ। हमारा हीलिंग का पेज है, वहाँ हम डालते रहते हैं, पेशेंट कमेंट करते हैं, उसके बारे में हम रिप्लाई करते रहते हैं। और हम फ्रीक्वेंट कैंप्स ये वगैरह सब लगाते हैं जिसमें हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हाउ टू कीप योर स्पाइन हेल्दी, कुछ चीज़ें अवॉइड कब करनी है, कौन सी एज में आपको कौन का काम नहीं करना। सो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं। हाँ, जब बिल्कुल ही हमारे हाथ से चीज़ बाहर होती है तो हमें पेशेंट को सच्चाई बताना पड़ता है सर, कि अब आपको दवाई के साथ साथ सर्जरी की भी जरूरत पड़नी है, बट वो काफ़ी लेस परसेंटेज ऑफ केसेस है। डॉक्टर साहब, आप जिस हिसाब से सर्विस दे रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों की सर्विस कर रहे हैं, और हीलिंग हॉस्पिटल जिस हिसाब से चंडीगढ़ में रहकर काम कर रहा है, चंडीगढ़ के लोगों को सेवाएं दे रहा है, और ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया के लोगों को सर्विस दे रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ जो है वो चंडीगढ़ में ख़ास तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में रीढ़ की हड्डी साबित होने जा रहा है या फिर हो गया है? सर, मैं तो यही कहूँगा कि हो चुका है, बिकॉज हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और हम ऑल सॉर्ट ऑफ केसेस, हम ये नहीं देख रहे कम्प्लेक्स है कि स्मॉल है, हम हर केस ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो भी करता है कि जब सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ है। हमने पहले डिस्कस कर लिया, सारे सर्जिकल फैसिलिटीज़, सारे मेडिसिन फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। तो अगर कोई कार्डियक पेशेंट भी आता है जिसको रीढ़ की हड्डी का इशू है, या कोई और भी डायबिटिक है या अनकंट्रोल रीनल डिजीज, तो हम सारे ही केसेस जिनका सर्जिकली प्लान्ड है हम मना नहीं करते। तो इट मीन्स वी आर डूइंग कम्प्लेक्स केसेस, स्पाइन ट्यूमर, स्पाइन इन्फेक्शन, एवरी सॉर्ट ऑफ केसेस वी आर डूइंग। सो आई थिंक हम अपने
चंडीगढ़ के एरिया में हम वी आर द लार्जेस्ट हॉस्पिटल, हमने बात कर ही ली है, तो हम उस हिसाब से हम अपना काम स्पाइन में कर ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब ने ये बता दिया है कि चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में रीढ़ की हड्डी है हीलिंग हॉस्पिटल। तो अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ सेक्टर 34A में आ सकते हैं। वहाँ आपको डॉक्टर साहब मिलेंगे, उनकी पूरी टीम मिलेगी, जो आपको बेहतर से बेहतर, जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपको वो बताएंगे। अगर आपको स्पाइन के बारे में कुछ और जानना है, आपके कोई सवाल हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, उन पे आप कॉन्टैक्ट करें और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हॉस्पिटल आ सकते हैं, वहाँ बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद।